नमस्कार साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, देखिएगा एनसीईआरटी बुक की क्लास में हम इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे और इतिहास के अंदर जो है मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में चर्चा कर रहे थे। और क्लास 8 की जो है एनसीईआरटी बुक का पहला लेसन हमारी चल रहा था, जिसमें मुगल साम्राज्य का पतन और 18वीं शताब्दी के भारत के बारे में चर्चा करनी थी, जिसमें से हम मुगल साम्राज्य का पतन के बारे में पहला टॉपिक हम पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि औरंगजेब की धार्मिक नीतियां जो थी उसके अंतर्गत भी क्या हुआ, यानी कि मुगल साम्राज्य का पतन होना निश्चित था, क्योंकि इन्होंने जो है धार्मिक नीतियों के अनुसार भी इनकी नीतियां बहुत खराब थी। पहली बात तो क्योंकि मैंने सारी चीजें आपको लिखवाई है। दूसरी बात यह हुई कि मुगल शासक अयोग्य हो गए थे और तीसरी चीज ये थी कि यहां पर क्या होने लग गया था, यानी कि अमीर जो सरदार थे उनका भी पतन होने लग गया था। क्या होने लग गया था, यानी कि अमीर सरदारों का, किनका, अमीर सरदारों का पतन। यानी कि ये 3 टॉपिक आपके कल की क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। चलिएगा अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं इन टॉपिक्स में था क्या। ठीक है, तो मोटा जो भी है, यानी कि छोटी मोटी जो भी बात है उसको अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आसानी से वो समझ में आ जाए। चलिएगा देखिएगा, औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखिएगा धार्मिक नीति के अंदर मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि देखिएगा मुगल जो था, यानी कि औरंगजेब जो था, मुगलों के अंदर औरंगजेब जो शासक था, औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी वो भी क्या करती है, यानी कि इस मुगल साम्राज्य के लिए बहुत घातक सिद्ध हुई। क्योंकि उन्होंने क्या किया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनमें भेदभाव करना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे ही इनमें भेदभाव करना प्रारंभ हुआ और मुगलों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई तो फिर ये लोग इनका सहयोग करना नहीं चाहे। ठीक है, देखिएगा पहले एक साम्राज्य की नींव रखने के लिए या फिर एक शासन चलाने के लिए, एक राजनेता बनने के लिए देश में किन चीजों की जरूरत होती है, सर्वे समाज को साथ में लेकर चलना होता है। अपने समाज को छोड़ दे लेकिन सर्वे समाज को साथ में लेकर चलना है, क्योंकि भविष्य में अगर किसी को पॉलिटिशियन बनना है, राजनेता बनना है, तो उसके लिए भी ये सबसे अच्छा फंडा है कि वो सभी सर्वे समाज को अभी से साथ लेकर चले। और यही बात एक सिविल सेवक पर लागू होती है, क्योंकि उसके लिए भी वही होता है कि वो भी उसका साम्राज्य का सम्राट वही होता है। ठीक है, यानी कि एक जिले का सम्राट वही होता है, तो उसको भी इसी बात की मेंटलिटी जो होती है, यानी कि यूपीएससी के अंदर जो आपकी मेंटलिटी जो चेक की जाती है, यानी कि इंटरव्यू बोर्ड जो होता है उसके माध्यम से यही चीजें चेक की जाती है कि आपकी मानसिक सोच क्या कहती है और आप किस डायरेक्शन के व्यक्ति है। ठीक है, तो यही बात है। तो इसी के अंतर्गत क्या होता है, यानी कि एक योग्य व्यक्ति को, यानी कि क्या करना चाहिए, कभी भी अगर उसको एक बड़े साम्राज्य को संभालना है, एक बड़े साम्राज्य को अगर साम्राज्य की लीडरशिप करनी है या फिर उसे एक बड़ा आदमी बनना है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सर्व समाज को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। उसके बाद में दूसरा कारण होता है कि स्त्री और पुरुष के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए कभी भी। अब इनके सामने क्या हुआ, स्त्री और पुरुष के साथ में भेदभाव किया इन्होंने, जिसको अपन विलास पूर्वक, यानी कि इन्होंने क्या किया, अपना जीवन के अंदर क्या किया, विलास पूर्वक जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। इन लोगों की अगर कहानी अगर आप सुनेंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे। इतिहासकारों ने इस तरीके से किताबें लिखी है, लेकिन उन किताबों को जो है एनसीईआरटी बुक के अंदर पब्लिश नहीं किया गया है, बल्कि अगर आप पर्सनल किताबें पढ़ना चाहेंगे तो औरंगजेब साम्राज्य के बारे में एक बार, मुगल साम्राज्य के पतन से एक बार आप किताब उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आपको वैसे वो बुक मिलेगी नहीं कहीं पर, लेकिन पुरानी लाइब्रेरी जो होती है उसके अंदर वो किताबें मिल जाएगी आपको, तो वहां से आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, कि रियल बात थी क्या। चलिएगा अब हम बात कर रहे थे, तो इनकी धार्मिक नीतियों के कारण क्या हुआ, औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के कारण भी मुगल साम्राज्य का पतन निश्चित था और इनका भी बहुत बुरा प्रभाव इस पर पड़ा। इसके बाद में दूसरी बात की कि मुगल शासकों की अयोग्यता, यानी कि मुगल शासक जो थे किन 3 चीजों के अंदर विलास करने लग गए थे, वो 3 चीजों के अंदर जो है लुप्त हो गए थे। एक महिला, पहले महिलाओं का शोषण करना, दूसरी वो अपना विलास पूर्वक जीवन जीना, यानी कि उसको बोलते हैं अय्यासी, अय्यासी करने लगे थे लोग। ठीक है, और तीसरी बात क्या थी, यानी कि ये अपनी योग्यता खो चुके थे। यानी कि योग्यता खो जाने का मतलब क्या है कि इनको तलवारबाजी से, युद्ध प्रैक्टिस से, इन सब चीजों से इनको कोई मतलब नहीं था। ठीक है, चलेगा, तो इन्हीं चीजों के कारण क्या हुआ, यानी कि इनका अंत होना निश्चित था, तो इसी प्रकार से इनका अंत हो गया। ठीक है, तो इन 3 चीजों ने इनको हरा दिया। इसके बाद में अमीर सरदारों का पतन। अब अमीर सरदार क्यों गरीब हो गए, यानी कि उनका पतन क्यों होना प्रारंभ किया। देखिएगा, जिसी प्रकार से औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद में जो है ऐसा कोई प्रतापी शासक होता नहीं है मुगल साम्राज्य को संभालने वाला, और बाकी के जो लोग थे, पूरे वंशज जो थे, वो सब जो है विलास पूर्वक जीवन में डूब चुके थे, है ना। और उसके बाद में इनके जो मुगल जो सरदार थे, उनके जो अमीर लोग हुआ करते थे उनके दरबार में,
उन लोगों ने भी क्या किया, उन लोगों ने भी गरीबों का वो पहले ही शोषण करते थे, क्योंकि अमीर वो बने कैसे थे, क्योंकि वो गरीबों का शोषण करके ही तो अमीर बने थे। तो वो लोग पहले ही शोषण करते थे। लेकिन वो इसके बाद में जैसे ही औरंगजेब जो है, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में जो है, उसके बाद की हालात ऐसी देखी जाती है और ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा, और ऐसा लिखा गया है इतिहास में कि उस समय की हालात ऐसी थी कि जो अमीर लोग जो हुआ करते थे वो प्राय स्त्रियों के ऊपर अपना जोर क्या जमाया करते थे, अपना जोर जमाया करते थे। ठीक है, और उसी के कारण से जो है इनका पतन होना सुनिश्चित हो गया, क्योंकि इनके द्वारा यानी कि खोटे रचे गए। अब आपको एक चीज समझ में आएगी, क्योंकि मुगल साम्राज्य का जब भी शुरुआत हुई थी उस समय से खोटे इनके प्रचलन था, यानी कि खोटा इनके साम्राज्य में चला करता था। यानी कि जब इसका दरबार लगा करता था तो इनके खोटा निश्चित था कि खोटा चला करता था। लेकिन उस कोटा को इतना महत्व दिया, कुछ शासक हुए हैं, इनमें से भी बहुत अच्छे शासक हुए हैं मुगल साम्राज्य में, तो उन शासकों ने क्या किया, उन कोटा प्रथा को यानी कि उस कोटे को बंद कर दिया। लेकिन कुछ लोग जो थे वो उसको बढ़ावा दिए, जिसमें से प्राथमिकता थी अमीर लोग। अमीर लोग क्या करते थे, अपने शाम के समय अपनी विलासपूर्वक जीवन जीने के लिए उन कोटों को मुख्यतः यानी कि उन कोटों को क्या देते थे, प्राथमिकता देते थे। जिसमें कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था उनमें अमीर अमीर लोग बैठा करते थे। कभी आप मूवीज में ऐसा सीन देखे होंगे, पुरानी मूवीज अगर आपको देखना पसंद है तो आपने उसमें देखा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दरबार लगा करता था। उस दरबार के अंदर जो है यानी कि नाचने गाने वाली जो महिलाएं आती थी उनका शोषण किया जाता था, और उन्हीं को क्या करते थे, यानी कि वही लोग क्या करते थे, उस भोग विलास प्राप्त करने के लिए अपना धन दौलत जो है उनके ऊपर लौटा दिया करते थे। और धन दौलत जो अपने लुटाया करते थे, इसी कारण से ये लोग क्या होते चले गए, ये लोग गरीब होते चले गए। क्योंकि एक आपको मैं उर्दू साहित्य से हूं तो ना, है ना, मेरा ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है उर्दू साहित्य है। लेकिन आपको एक चीज बताऊंगा कि उर्दू के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे ड्रामे लिखे गए, ऐसी कहानियां हैं इतिहास की कि आप पढ़ेंगे तो आपको इतना इंटरेस्टेड लगेगा, क्योंकि इतने गरीब होने के बावजूद भी। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता रहा हूं, उर्दू ड्रामा की है और मुख्तसर अली के द्वारा वो लिखी गई थी। तो उस कहानी के अंदर एक चीज बताई गई थी कि एक अय्यासी पूर्वक जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए, अय्यासी करने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, यानी कि अय्यासी करने का अगर वक्त आएगा तो वो चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी मैनेज करेगा, चाहे से वो अपने घर गृहस्थी सब कुछ बेच देगा, अपने घर के बर्तन तक बेच देते हैं लोग अय्यासी करने के लिए। उसी प्रकार से उसने एक शराबी का जिक्र किया था कि एक शराब पीने वाला व्यक्ति भी समाज के अंदर इसी प्रकार से होता है कि उसको अगर शराब पीनी है शाम को तो पैसे चाहे कहीं से भी आ सकते हैं उसके लिए, यानी कि किसी के इलाज के लिए, दवाई के लिए पैसे नहीं आएंगे, लेकिन शराब पीने वाले व्यक्ति के लिए पैसे कहीं से भी आ सकते हैं। उसी प्रकार से विलासपूर्वक जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए भी, यानी कि अय्यासी करने वाले व्यक्ति के लिए भी, कोठी पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी, और कहां पर, यानी कि शराब खानों पर बैठने वाले व्यक्तियों के लिए भी अय्यासी करने के लिए पैसे कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। और इसी कारण से ये लोग क्या हो जाते हैं, यानी कि ये पतन की ओर चले जाते हैं। ठीक है, तो अमीर सरदार तो ऐसे खत्म हो गए। इसके बाद में क्या हुआ, इसका चौथा रीजन बताया गया है कि क्या, कि आर्थिक पतन भी हो गया। यानी कि निश्चित बात है, आर्थिक पतन का मतलब समझ गए आप क्या हो गया, यानी कि निश्चित बात है जिस साम्राज्य में टैक्स लेने वाला राजा ही अगर इस चीज का ध्यान नहीं रखेगा कि कितना पैसा मेरे पास आ रहा है और कितना जा रहा है, कितना सेना को देना है और कितना किस विकास में लगाना है, किस राज व्यवस्था में लगाना है, वो अगर वो इस चीज का ध्यान नहीं रखेगा तो आर्थिक पतन होगा। क्योंकि यहां पर तो गवर्नमेंट अभी देखिएगा, और सरकार के बारे में आप चर्चा करेंगे। अब मैं आपके पद पर एक प्रहार करता हूं यहां से एक शब्दों के माध्यम से, अब आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। वर्तमान समय के हालात आप समझिएगा। बिहार राज्य का एक मैं यूट्यूब चैनल देख रहा था जिसका नाम है सच की दुनिया, ऐसा कुछ नाम है उनका, और कसप्पक एक नामक व्यक्ति है, एक उनका नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन कसप्पक था। काफी समय पहले मैंने एक यूट्यूब चैनल देखा था उनका, तो उस पर मैंने एक सच के साथ में ऐसा कुछ चैनल था, उसका नाम सच का साथ ही था शायद। बिहार से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनको पता होगा क्या था। तो वो एक ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग करता है, और ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग में जो उसने भ्रष्टाचार का जो विरोध किया ना, वाकई में काबिलियत तारीफ है। अगर हमारे देश में ऐसे रिपोर्टर और ऐसे अगर व्यक्ति हमारे देश में हो जाएंगे तो इन अधिकारियों की हिम्मत नहीं है कि ये भ्रष्ट कर लेंगे। एक अधिकारी के बारे में वो जिक्र कर रहे थे कि उसको 20 साल से बैठा हुआ है वो उसी गांव के अंदर, निगम के अंदर, सॉरी, एक निगम के अंदर बैठा हुआ है, और उस निगम को पूरे को डुबा के चला गया। 20 साल हो गए उसको, उसके ऊपर इनकम टैक्स की रेट भी पड़ी है, लेकिन उसका कोई भी महत्व नहीं रहा, कोई भी मतलब नहीं निकला। अब आप एक चीज समझेंगे यहां पर, क्योंकि अगर आप एक सिविल सेवक है, अब आपके अंडरग्राउंड ऐसे हजारों जो है, हजारों की संख्या में यानी कि सर्विस करेंगे लोग,
हजारों की संख्या में गवर्नमेंट नौकरी करते हैं आपके नीचे, सेवा करने के लिए लोगों के, उनको चुना जाता है सरकार के द्वारा। उनको तनख्वाह अच्छी मिलती है, उसमें शिक्षक भी हो गए, डॉक्टर्स भी हो गए, उसमें बहुत सारे लोग हो गए, ठीक है, सारे सेक्टर आपके अंडरग्राउंड होते हैं। अब आप एक सिविल सेवक बनकर जाएंगे, अगर आप भी अपना जीवन विलास पूर्वक जिएंगे और आप आपके जिले का ध्यान नहीं रखेंगे, तो क्या आप जवाब दे सकते हैं सरकार को कि मेरे जिले में इस चीज की परेशानी है? कभी बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। अगर आप मतलब ग्राउंड जो लेवल होता है उसमें से अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, ग्राउंड लेवल के स्तर पर अगर आप नहीं देखेंगे, रिपोर्ट नहीं लेंगे अधिकारियों से, तो अधिकारी भी आपकी तरह ही विलासपूर्वक जीवन में लुप्त हो जाते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ये एटीट्यूड होना चाहिए आप लोगों के अंदर कि नीचे के अधिकारी को इतना भी दबाया नहीं जाना चाहिए कि वो अलग कदम उठा ले, और उसको इतना भी शोषण नहीं किया जाना चाहिए कि वो एक अलग डायरेक्शन में चला जाए, बल्कि इतनी मर्यादा आप लोगों के बीच में बनी रहनी चाहिए कि वो आपके नीचे और आपके भय से वो जनता का कोई हनन ना करे। ठीक है, तो ये बात होती है। तो इसी कारण से आप देश का क्या कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। सिविल सेवा में चयन होना कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया ही चयनित होती है। यानी कि हर जिले में आपको कलेक्टर मिलेगा, हर जिले में आपको एसपी मिलेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वही लोग जो है यानी कि देश को संभाल पाएंगे। वो लोग देश को नहीं संभाल रहे हैं, वो अपना घर संभाल रहे हैं केवल, समझ रहे ना? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है अपना घर को महत्व दे रहे हैं, वो लोग देश को महत्व नहीं दे रहे हैं। अगर देश को महत्व दिया जाता तो शायद आज हमारे देश की हालत ये नहीं होती। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्टिंग होती है उसमें एक सिविल सेवक की बहुत अहम भूमिका होती है, और ये आप लोगों को इस चीज का विशेष ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का विशेष अनुरोध है, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग इस देश की आर्थिक व्यवस्था ही नहीं, बल्कि आर्थिक जीवन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सारे सेक्टर आप सुधार सकते हैं। इस भारत देश को भी आप अमेरिका, लंदन जैसा शहर बना सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। क्योंकि आप सिविल सेवक हैं, अगर आप छोटी छोटी बातों को अगर आप इग्नोर करते चले जाएंगे तो वो एक दिन आप बड़ी बात को भी इग्नोर करते चले जाएंगे। आपका काम ये नहीं है 9 बजे ऑफिस में चले जाओगे और 5 बजे ऑफिस से उठकर आ जाओगे, लोगों का ज्ञापन आए उसको आप डस्टबिन में डालकर आ जाएंगे। उन लोगों की समस्या सुनो, उनका जो ज्ञापन आया है उसको सुनो, एक बार उसको देखो कि है क्या, उसके बाद में अपने अधिकारी को कहो कि इसकी ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट चाहिए मुझे। अगर ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट में आप एक सिविल सेवक होते हैं, आपका दिमाग इतना तेज चलता है कि अगर एक व्यक्ति एक शब्द बोले तो उसके आगे जो है आप 100 शब्द सोच सकते हैं, और उसके आसपास के पूरे शब्द आपके दिमाग में मंडराने लग जाता है कि व्यक्ति कहना ये चाह रहा है। सच्चाई ये है इसकी, वो भी आप निकाल लेते हैं, क्योंकि आप एक सिविल सेवा से चयनित होकर जाते हैं, 2 साल की ट्रेनिंग लेकर जाते हैं, सारी सुख सुविधाएं आपको मिलती है, और कम से कम भी नहीं तो मैंने बताया कि 22-23 हजार पेज आप किताबों पे पढ़कर जाते हैं आपके जीवन में, तो आपको इतना अनुभव होता है। तो अगर आपको ग्रामीण जो लेवल होती है उसमें अगर आपको समस्या है कहीं पर, तो आप स्वयं भी जाकर उसकी क्या कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। जैसे कौन करते हैं, दीपक राउत करते हैं, हरिद्वार के डीएम है दीपक राउत, यूट्यूब चैनल देखा करो, बहुत गजब है, रियल बता रहा हूं, बहुत गजब है ना? तो इसी प्रकार से आप लोगों को विशेष रिपोर्टिंग करनी है ग्राउंड लेवल पे। वो ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करते हैं, वो प्लास्टिक के कारखानों को सीज कर देते हैं, वो रोड पर बन रहे काम को रोक देते हैं, सरकारी भवन का हो रहा काम को रोक देते हैं वो, क्योंकि उनके पास में कलम होती है और उस कलम का इस्तेमाल करना चाहिए, उस पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उन पावर का इस्तेमाल सत्य बात पर करना चाहिए, झूठ पर नहीं। और दीपक रावत हमेशा अपने साथ में कैमरामैन रखता है और हमेशा कैमरा लेकर चलता है, कोई भी चीज वो गलत रिपोर्टिंग करता ही नहीं कभी भी। उसको अगर पता चल गया एक बार तो वो 100% वहां पर जाएगा और रिपोर्टिंग जरूर करेगा उसकी, और अगर कुछ गड़बड़ी मिली तो उसको खारिज कर देता वही का। तो ये होता है एक डीएम का काम, ये होता है एक जिले को संभालने वाले अधिकारी का काम। तो आप लोग भी यही करिएगा, किरण बेदी की तरह एक आईपीएस अधिकारी बनिएगा आप लोग भी, क्योंकि उसका नाम आज क्यों लिया जाता है, आईपीएस तो बहुत है, उन्हीं का नाम क्यों लिया जाता है, क्यों लिया जाता है? क्योंकि उन्होंने कुछ किया है, उस देश के लिए कुछ किया है उन्होंने राजनेताओं तक को नहीं छोड़ा है। लेकिन बाद में जाके ये मत सोचिएगा कि एक पार्टी के विरोध आप चले जाए और दूसरी पार्टी में जाकर आप चिपक जाए, ये भी गलत है। किरण बेदी जी के साथ में ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी पार्टी जो है ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक सिविल सर्वेंट थे, लेकिन उन्होंने छोड़कर सिविल सर्वेंट छोड़ा। उनकी छवि जो है आज जो गिरी है उसका रीजन यही है, और जिस दिन उठी थी उसका रीजन भी राजनीति था, क्योंकि उन्होंने ही राजनीति पर प्रहार किया था। और आपको पता है कि गाड़ी किसकी, यानी कि होने वाले भारत के प्रधानमंत्री की गाड़ी उन्होंने जो है उठा ली थी, सीज कर ली थी। इसी कारण से वो पॉपुलर हो गए थे, और इसी कारण से जो है वो राजनीति में मिलने के कारण आज उनकी छवि खराब हो गई है। आज नाम सुनते हैं आपकी किरण बेदी? नहीं आता है नाम, कभी खोजोगे तो 2-3 साल पुराना इतिहास बताएंगे आपको, अभी का नहीं बताएंगे।
लेकिन बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने के बाद में सिविल सेवक की भूमिका यही होती है कि उसको कभी भी किसी पार्टी का समर्थन नहीं देना चाहिए, अन्यथा वो अपनी वही हो जाएगा अयोग्यता वाली बात। यानी कि अगर वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थक है तो वो अयोग्य है सिविल सेवा के लिए। तो अयोग्यता अपने आप में मत लाइएगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं, आर्थिक पतन पर। लगभग जो चीजें मैंने आपको बताई है उसको आपके जीवन में उतारेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहां से। चलिएगा, अब लिखिएगा आप लोग आर्थिक पतन के अंदर शाहजहां ने अपनी शान और शौकत के लिए शाहजहां ने अपनी शान और शौकत के युक्त तथा खर्चीली इमारतों का निर्माण करवाया। शाहजहां ने अपनी शान शौकत से युक्त खर्चीली इमारतों का निर्माण करवाया। औरंगजेब लंबे समय तक युद्ध करता रहा। औरंगजेब का जीवन लंबे समय तक युद्ध करने में बीत गया और शाहजहां ने अपनी शान शौकत बनाने के लिए बड़े बड़े महल और खर्चीले दरबार बनाने में ही बिता दिया, कोटे बनवाने में बिता दिया। इसके बाद में आगे लिखेगा, अहमद अब्दुल एवं नादरी शाह की लूट से मुगलों के खजाने खाली हो गए। अहमद शाह अब्दुल और नादरी शाह दोनों की लूट से मुगलों के खजाने खाली हो गए। यह घटना 1755 ईस्वी की है। यह घटना कब की है? 1755 ईस्वी की घटना है। और ये 1755 ईस्वी की जो घटना है, इसमें क्या हुआ था पता है आपको? मुगलों के खजाने लूट लिए गए थे। क्या हो गया था? मुगलों के खजानों को लूट लिया गया था और इसी कारण से मुगलों के पास में पैसों की कमी आ गई थी। मुगल साम्राज्य में व्यापक अशांति, 1755 की बात है। मुगल साम्राज्य में व्यापक अशांति एवं असुरक्षा के कारण व्यापार में गिरावट आ गई। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति ही चोरी चकारी करने लग गया, तो व्यापार में गिरावट आना तय थी। अब यह आंकड़ा बताया गया कि व्यापार में गिरावट आ गई थी, लेकिन अक्सर ऐसा था नहीं। व्यापार वही हो रहा था क्योंकि आवश्यकताओं की चीजों की पूर्ति तो वही लोग कर रहे थे और वही चीजें चाहती है, व्यापार इसी चीज का करते हैं अपन लोग। तो वो चीजें तो मिल रही थी, लेकिन सरकार को यानी कि मुगल साम्राज्य को उसका कर और टैक्स नहीं मिल रहा था। इसी कारण से इतिहासकारों ने लिखा कि मुगल साम्राज्य में अशांति और असुरक्षा के कारण व्यापार घट गया। व्यापार घटा नहीं था, व्यापार में जो पैसे दिए जाते हैं कर के रूप में, वो कर नहीं दिया जा रहा था। रियल बात तो ये है, ठीक है। आगे लिखिएगा, दास्तक प्रणाली में आय की कमी को राज्य की आर्थिक दशा और अधिक विकृत कर दिया। राज्य की आर्थिक दशा को और विकृत कर दिया। इस घटना ने क्या किया? राज्य की जो आर्थिक आय थी उसको और विकृत कर दिया, यानी कि दास्तक प्रणाली ने। चलेगा, ठीक है। तो ये चीज आप समझ पाए। इसके बाद में अगला टॉपिक आपका है, इसके अंदर 5वां टॉपिक आप लिखना है। देखिएगा, ये ऑप्शनल नहीं है सब्जेक्ट, लेकिन ये क्लास किसकी चल रही है पता है ना आपको? मेंस की। मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे, उसमें ये टॉपिक आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, ठीक है। और जो विद्यार्थी थोड़े मेंस के बारे में नॉलेज रखते हैं उनको बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि इतने सटीक टॉपिक और इतने अच्छे टॉपिक शायद कहीं देखने को मिलेंगे आपको, बहुत आम लैंग्वेज भाषा में लिखे हुए हैं। इसके बाद में देखिएगा, यानी कि अगला टॉपिक है उत्तराधिकारी। इनके उत्तराधिकारियों की बात करते हैं तो उत्तराधिकारी नियमों का अभाव। उत्तराधिकारियों को क्या था? नियमों का अभाव था भाई साहब। यानी कि क्या? वही बात हो गई कि भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, बाकी साम्राज्य से कोई मतलब इनको था नहीं। लिखिएगा, उत्तराधिकारी नियमों का अभाव, टॉपिक डालिएगा ये। इसके बाद में नीचे लिखिएगा बेटा डेस्क लगा के, मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारियों के लिए नियमों का अभाव। मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी के लिए नियमों का अभाव। यह कोई निश्चित नियम नहीं था कि शासकों की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र ही शासक बनेगा। यह कोई निश्चित नहीं था कि शासक की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र ही शासक बनेगा, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ठीक है। तो यही प्रणाली मुगल साम्राज्य में अपना रखे थे। मुगल साम्राज्य में ये लिखा गया है, उनके दरबार में इस चीज का बारे में जिक्र किया गया है। वो कहते हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसमें योग्यता होगी वो राजा बनेगा। अमीर लोग भी इसी प्रकार से जो है मुगल साम्राज्य का पतन हुआ है, क्योंकि जैसे ही जिस पिता का
क्या होता है, यानी कि मृत्यु होती है। उसके बाद में उसका बेटा शासक बनता है। अब बेटा शासक बनने से पहले ही उस राजकुमार को, यानी कि राजा का पुत्र राजकुमार होता था, उस राजकुमार को यानी कि सुबह से लेकर शाम तक यानी कि क्या युद्ध करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है, उसकी विद्या यही होती थी, साम्राज्य को कैसे चलाना है, युद्ध कैसे करना है। उसकी छोटी सी उम्र से ही उसको यही शिक्षा दी जाती थी। उसका लालन पालन ही हथियारों के बीच में हुआ करता था। लेकिन यहां पर इस चीज का अभाव इसलिए हो गया क्योंकि यहां पर क्या हुआ कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, तो यहां पर किसी भी बात का ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि यहां पर योग्यता को प्रमुखता दी गई, और योग्यता को प्रमुखता दी गई तो कोई सेनापति आकर शासक बन गया, और कोई यानी कि दामाद आकर शासक बन गया, और उसके बाद में दामाद ने क्या किया, पूरे परिवार को खत्म करवा दिया। इसी प्रकार से कोई अमीर व्यक्ति आकर शासक बन गया, अमीर ने पूरे परिवार को खत्म करवा दिया। इसी प्रकार से मुगल साम्राज्य का पतन होना संभव हो गया। इसी प्रकार से लिखिएगा आगे, इसका निर्णय तलवार बल पर होता था। ये चीज भी आप ऐड करिएगा, इसका निर्णय यानी कि शासक कौन बनेगा, शासक की मृत्यु होने के बाद में शासक कौन बनेगा, इसकी जिम्मेदारी नहीं होती थी कि बेटा बनेगा, बल्कि उसका प्रशिक्षण किया जाता था कि तलवार के बल पर, यानी कि जिसकी तलवार में दम होता था वो शासक बन जाता था। ठीक है, तो इसका निर्णय तलवार के बल पर होता था। इसी से राज्य को बहुत हानि पहुंचती थी, और इसी कारण से राज्य को बहुत हानि पहुंचती थी, क्योंकि मुगल साम्राज्य में आपको पता है कि जिस प्रकार से एक शासन बदलता है, इसी प्रकार से हमारे देश में भी आपको पता है कि जो राजनीतिक जो पार्टियां होती है वो जैसे ही बैठती है, उसके बाद में आपको पता है कि हमारा देश बहुत पीछे चला जाता है। यानी कि योजनाएं, अगर एक नई सरकार बैठती है तो एक साल हमारा देश पीछे चला जाता है, और लगातार हमारे देश में यही हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के साथ में यही है कि जैसे ही सरकार दूसरी बैठेगी उसने नियम परिवर्तन कर देगी, जो योजनाएं निकाल रखी थी पहले वाली सरकार ने उसको बंद कर देगी। इस प्रकार के काम करेंगे, इसलिए हमारा देश पीछे रुक जाता है। जो काम पहले हो गया, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया, उसके बाद में 20 लाख की स्वीकृत राशि थी, 20 लाख में से क्या हुआ, 10 लाख तो पहले की सरकार ने दे दिया, और 10 लाख का जो काम बचा हुआ था वही सरकार ने स्वीकृति नहीं दी, और वो 10 लाख भी इन्वेस्ट चले गए, यानी कि वो भी किसी काम नहीं आए, और वो 10 लाख बकाए जो थे उससे भी कोई काम नहीं कर सके, क्योंकि अगर दोबारा योजना बनानी है तो उसके लिए 10 लाख रुपए फिर लगाने होंगे, यानी कि 20 लाख तो 10 लाख खत्म। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है, बाकी इसका भी बहुत नियम होते हैं, उन नियमों के आधार पर पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को जो है, जब आपकी जो है एक आपका सब्जेक्ट होता है पर्टिकुलर, नीति शास्त्र जिसको बोलते हैं, उसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि आपको इनसेट वाला जो टॉपिक होता है उसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आपकी भूमिका होती है और किस प्रकार से सरकार काम करती है। पॉलिटिकल साइंस की क्लास में हम जानेंगे उस चीजों को, और अगर पॉलिटिकल साइंस की भी एनसीईआरटी बुक की क्लास शुरुआत की जाती तो शायद बहुत बेटर होता आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को ये सारी चीजें मैं यहीं से शुरुआत से समझाता तो बहुत अच्छा लगता। चलेगा, तो यही बहुत हानि पहुंचती थी। इसके बाद में लिखिएगा बाह्य आक्रमण, यानी कि अगला रीजन रहा बेटा कि बाह्य आक्रमण भी होना प्रारंभ हो गए थे। ठीक है, तो यहां तक आपने लिख लिया। अब इसके बाद में अगला टॉपिक डाल लीजिएगा आप लोग एक बार, बाह्य आक्रमण, यानी कि बाहर से होने वाले आक्रमण। तो बाह्य आक्रमण भी इसको बहुत प्रभावित करे मुगल साम्राज्य को। तो देखिएगा, अगला टॉपिक था आपका जिसमें अपन ने लिखा बाह्य आक्रमण। ठीक है, बाह्य आक्रमण। अब बाह्य आक्रमणों के बारे में लिखिएगा, दुर्बल मुगल साम्राज्य को मुगल साम्राज्य के कारण विदेशी आक्रमणकारियों ने स्थिति का लाभ उठा लिया। दुर्बल मुगल साम्राज्य के कारण विदेशी आक्रमणकारियों ने स्थिति का लाभ उठा लिया। अहमद शाह अब्दुल एवं नादरी शाह ने, अहमद शाह अब्दुल और नादरी शाह के आक्रमण से मुगल साम्राज्य को बहुत हानि पहुंची। आक्रमण से मुगल साम्राज्य को बहुत हानि पहुंची। इससे मुगलों की सेना शक्ति क्षीण हो गई, यानी कि शक्ति कमजोर हो गई। इससे मुगलों की सेना शक्ति क्षीण हो गई। अवसर का लाभ उठाकर
अवसर का लाभ उठाकर अनेक सूबेदार जो थे वो लोग अपने आप को स्वतंत्र कर लिए। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का फायदा उठा लिया, क्योंकि जैसे ही दुर्बल साम्राज्य हुआ, साम्राज्य के ऊपर जैसे ही पहाड़ का यानी कि दुख का पहाड़ टूटा, उसके बाद में सूबेदारों ने भी अपना साथ छोड़ दिया कि हम ना सेना देंगे आपको और ना पैसा देंगे, ठीक है, और अपना घर बनने लग गए। क्योंकि सूबेदार लोग तो चाहते ही यही थे, जमींदार लोग भी यही चाहे बाद में, तो ये व्यवस्था ही ऐसी थी, ठीक है। इसके बाद में लिखिएगा राष्ट्रीयता की अभाव, राष्ट्रीयता का अभाव, यानी कि राष्ट्रीयता का भी अभाव था बेटा बहुत, ठीक है, यानी कि देश से यानी कि प्रेम, अपने साम्राज्य से प्रेम नहीं था इन लोगों को। लिखिएगा मुगल काल में अधिकतर शासक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से शासक ही नहीं थे। क्या नहीं थे बेटा? एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मुगल साम्राज्य के यानी कि मुगल काल के अधिकतर शासक तो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से शासक ही नहीं थे। क्या नहीं थे बेटा? मुगल काल के अधिकतर शासक तो क्या नहीं थे? शासक ही नहीं थे राष्ट्रीय दृष्टिकोण से। औरंगजेब, आगे लिखिएगा एक लाइन छोड़ के, औरंगजेब हिंदू तथा सियाए मुसलमानों से नफरत करता था। औरंगजेब हिंदुओं से तथा सियाए मुसलमानों से नफरत करता था। यही शासक अपनी प्रजा एवं सूबेदारों को पद अधिकारी में राष्ट्रीयता की भावना नहीं भर सका, और यही कारण था कि ये लोग क्या करते थे, यानी कि औरंगजेब जो है हिंदुओं से और सियाए मुसलमानों से कट्टर था, वो इनकी नफरत करता था, जबकि शासक था लेकिन क्या करता था? नफरत करता था। और इसी के साथ में क्या करता था, यानी कि अपनी प्रजा के अंदर और अपने सूबेदारों के अंदर ये इतनी क्वालिटी नहीं दे सका, देश के प्रति इतनी प्रेम नहीं जगा सका कि वो देश के लिए काम कर सके और उसको बचाने का काम करे। और इन्होंने क्या किया, जैसे ही अवसर का फायदा मिला इन लोगों ने अपना फायदा उठा लिया, ठीक है। इसके बाद में लिखिएगा एक कारण और था बेटा इसका, ठीक है, आप लिखते जाइए बस, यूरोप जातियों का आगमन। अब इसी समय क्या हो गया कि यूरोप जातियों का भी क्या हो गया बेटा? आगमन हो गया। यूरोप जातियों का आगमन, ठीक है, यूरोप जातियों का आगमन हो गया। और यूरोप जातियों का आगमन हुआ तो देखो क्या हुआ, लिखो मुगल काल में पुर्तगाल, कौन कौन आए? पुर्तगाल आ गए थे। मैंने कहा कौन कौन आ गए थे? पुर्तगाल आ गए। अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच समुद्री मार्ग से, पुर्तगालियन, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच समुद्री मार्ग से भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। समुद्री मार्ग से व्यापार करने के लिए आए थे। उन्होंने, अब देखो इनकी कहानी सुनो, ये आ गए हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने धीरे धीरे मुगल साम्राज्य के कमजोरियों का लाभ उठाना प्रारंभ किया। इन्होंने धीरे धीरे मुगल साम्राज्य की कमजोरियों का लाभ उठाना प्रारंभ किया। आगे लिखिएगा, कुछ समय बाद अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए लड़ाई हो गई, यानी कि संघर्ष हो गया। कुछ समय बाद में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य यानी कि राज सत्ता स्थापित करने के लिए आपसी संघर्ष हो गया। आगे लिखेगा, जिसमें अपनी समुद्री शक्ति का बल, जिसमें अपने समुद्री शक्ति के बल पर अंग्रेजों ने, समुद्री शक्ति के बल पर अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों ने विजेता प्राप्त कर ली।
अंग्रेजों ने क्या किया, विजेता प्राप्त कर ली, विजेता प्राप्त कर ली और मुगलों के पतन का अंतिम कारण अंग्रेजों की ईस्ट इंडियन कंपनी है। मुगलों का सबसे स्पष्ट अगर बात की जाए तो इनका अंत करने में किसकी भूमिका है, ईस्ट इंडियन कंपनी, ईस्ट इंडियन कंपनी की भूमिका थी भाई, ठीक है। यानी कि इंडियन इंडस्ट्रीज कंपनी, यानी कि जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी उस ईस्ट इंडियन कंपनी की इनका अंत करने में मुख्य भूमिका रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार से देखिएगा, जो भारत में व्यापार करने के लिए बनी थी, जो भारत में व्यापार करने के लिए बनी थी, लेकिन अवसर पाकर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। जो कि क्या बनी थी, यानी कि किसके लिए बनाई गई थी, व्यापार करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अवसर पाकर उन्होंने क्या कर लिया, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, ठीक है। चलिएगा, ये आपका मुगल साम्राज्य के पतन के कारण हो गए, इसका द एंड हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे 18वीं शताब्दी के भारत के बारे में। 18वीं शताब्दी का भारत का टॉपिक अभी हमारा बाकी है। अब इस समय देखेंगे 18वीं शताब्दी में मराठा भी थे, जाट भी थे और हैदराबाद के अंदर सिख, अवध, बंगाली और मसूरी, यानी कि इनके बारे में चर्चा करेंगे, इन शहरों के बारे में कि इनकी हालात थी क्या उस समय, ठीक है। तो इनके बारे में चर्चा अगली क्लास में करेंगे। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी लगी और आप लोगों को ऐसा लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बताइएगा, ठीक है। तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिएगा, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। समय की सीमा देखते हुए आप सभी को अनुमति लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया और जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।